नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। पहला पार्ट आप सभी ने देखा ही होगा, दूसरा पार्ट आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और उस पहले पार्ट का भी लिंक इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग देखे थे कि जो हमारा पिछला वीडियो था, पिछला वीडियो से तात्पर्य ये हमने जो पुराना हमारे स्लाइड इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा, हाँ ठीक है, हमने इंद्रवज्रा हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने उपेंद्रवज्रा को देखा, इंद्रवज्रा देखा, उपेंद्रवज्रा उपजाति, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है ना, ये देखिए उपेंद्रवज्रा है, ये सब हम लोग देख लिया था। अब हम लोग उपजाति भी, ठीक है ना, उपजाति भी हमने देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे वंशस्थ पे। ठीक है ना, वंशस्थ, ठीक है, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयाग, ये जो तीनों छंद हैं, ये वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयाग, हमने देखा था कि 11 वर्ण वाले, ठीक है, 11 वर्ण वाले जो हमारे छंद थे, उस छंद में आपको इंद्रवज्रा, फिर आपको उपेंद्रवज्रा और फिर उपजाति, ठीक है ना, ये तीनों हमने देखा था, जिसमें 11-11 वर्ण होते हैं। ठीक है, इंद्रवज्रा की शुरुआत दीर्घ से, ठीक है, माने गुरु से होती है। उपेंद्रवज्रा की शुरुआत लघु से यानी कि ह्रस्व से होती है। और उपेंद्रवज्रा ये इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्रवज्रा का मिश्रण है, मिक्सचर। ठीक है ना, उपजाति में क्या होगा, कोई भी छंद आपको दिया रहेगा तो उसमें 4 चरण होंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 चरण, तो इसका शुरुआती अक्षर मान लीजिए लघु है, इसका शुरुआती अक्षर लघु है, इसका भी शुरुआती अक्षर लघु है, लेकिन ये वाला दीर्घ हो गया, तो ये उपजाति हो गया। यदि ऐसा नहीं होता है, ये दीर्घ 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 और ये लघु, तो भी आपका उपजाति छंद होगा। अथवा ऐसे कर ले कि एक लघु एक दीर्घ, एक लघु एक दीर्घ दीर्घ, तो भी उपजाति होगा। क्यों? क्योंकि ये इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण है, उपजाति। ठीक है, इतना हम लोगों ने पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग इस नए सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण का जो वीडियो है, जो 12 वर्ण के जो अक्षर है, ये वंशस्थ छंद में होते हैं, आपके द्रुत विलंबित में होते हैं और भुजंग प्रयाग में होते हैं। ठीक है, छंद का कोई श्लोक की एक पंक्ति दी रहेगी, उस पंक्ति को आप गिनिएगा और उसमें कितने वर्ण हैं। यदि 12 वर्ण आपको मिलते हैं तो आप दिमाग लगाइएगा कि वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयाग, इन तीन में 12-12 होते हैं। तो कैसे वंशस्थ होगा, कैसे द्रुत विलंबित होगा, कैसे भुजंग प्रयाग होगा, तो हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है, पहला हमारा है आपका वंशस्थ छंद। क्या है? वंशस्थ। ठीक है, वंशस्थ छंद। ठीक है ना, ये वंशस्थ छंद है। अब हम लोग इसका देखते हैं, इसका लक्षण क्या होगा। तो कह रहे हैं वंशस्थ जो छंद है, इस वंशस्थ छंद के लक्षण बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि वदंति वंशस्थ विलम जतौ जरो। ठीक है, कहते हैं कि वदंति वंशस्थ। ठीक है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वदंति वंशस्थ, वदंति वंशस्थ विलम, वदंति वंशस्थ विलम जतौ जरो। ठीक है, जतौ और जतौ जरो, ये इसका लक्षण दिया। ठीक है, अब इसका हम लोग मान लीजिए, इसको हम लोग गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस लक्षण में भी 12 ही वर्ण है। ठीक है, इस लक्षण में भी क्या है? 12 ही वर्ण है। अब इस 12 वर्ण जो है, इस 12 वर्ण मान लीजिए आया। अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत किससे होती है, तो हम लगाते हैं शुरुआत। ठीक है, जब इसमें पहला जो गण, उदाहरण पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। उदाहरण में क्या देते हैं, उदाहरण में मान लीजिए देते हैं, उदाहरण देते हैं तथा समक्षम, तथा समक्षम, तथा समक्षम दहता, तथा समक्षम दहता मनोभवम। क्या है? मनोभवम। ठीक है, मान लीजिए दे दिए इसे, ये मनोभवम, ये मान लीजिए दे दिए इतना। ठीक है, अब ये उदाहरण दे दिए। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भैया आप बताइए कि तथा समक्षम दहता मनोभवम, इसमें कौन सा छंद है?
तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको गिनना है। क्या गिनना है, इसमें वर्ण कितने हैं, आइए गिनते हैं। हमारे साथ आप लोग भी गिनिए, गिनिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 वर्ण हो गया। अब 12 वर्ण में आपका वंशस्थ आता है, द्रुत विलंबित आता है, भुजंग प्रयात आता है। ठीक है, तो अब हम इस पर लगाते हैं क्या, गण लगाते हैं। गण गण जब लगाते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ गण, ये गण हम लोगों ने पढ़ा ही था। ठीक है, पहले हम लोग गण लगाते हैं इस पर। तो गण में हम लोग लगाते हैं, ये लघु है, ठीक है, अर्थात ह्रस्व है, तो इसका मात्रा ये होगा। ये आपका गुरु है, दीर्घ है, ये इस प्रकार का बनेगा। ये भी आपका लघु है, ठीक है। तो क्यों क्यों हम 3 पे लगाए, क्योंकि 3 को लेकर के ही एक गण होता है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक एक गण ये हुआ। ठीक है, 3, ठीक है ना, 3 को लेकर के। अब हम देखते हैं कि इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि आई याद करने के तरीके किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिए, या 1 5 1 याद कर लीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको याद करना है। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो इसका जो ये वर्ण दिया है ये किस गण में आता है। तो चलिए हम लोग यहां पहले पढ़े थे, हाँ, तो देखिए है जो हमने देखा था कि आई पूछ रहा है। हाँ, देखिए इधर, ये देखिए आई पूछ रहा है, तो ये कौन सा गण है, जगण है, ठीक है ना, जगण। ये कैसे आया था, हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब जब हमने देखा कि ये जगण है, ये वाला जो है ये जगण है, ठीक है, अर्थात जगण क्या है, जगण, ठीक है। तो जब कोई छंद दिया होगा उसमें 12 वर्ण होंगे और उसका शुरुआत जगण से होगा, तो उसमें कौन सा छंद होगा, वंशस्थ छंद होगा, ठीक है। यदि शुरुआत जगण से हो रही हो, किससे, जगण से हो रही हो, ठीक है, शुरुआत जगण से हो रही तो उसमें वंशस्थ छंद होगा, ठीक है। यदि जो लक्षण, अच्छा बताओ, जो उदाहरण दिया गया है आपको एग्जाम में, जो आपसे पूछा जा रहा है उसको हम गिनेंगे, उसमें 12 वर्ण होगा और 12 वर्ण होगा, ठीक है। तो 12 वर्ण में 3 आते हैं, वंशस्थ, विलंबित और भुजंग प्रयात। अब हमको देखना है कि शुरुआत किससे हो रही है। यदि शुरुआत जगण से होगी तो आपका कौन सा छंद होगा, वंशस्थ छंद होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वंशस्थ छंद को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंशस्थ, इसमें देखिए ये जो हमने लिखा है, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं, ठीक है, प्रत्येक चरण में, और 4 चरण होता है, 1 2 3 4, कोई भी श्लोक होगा तो उसका 4 चरण होगा। प्रत्येक में 12-12 है, ठीक है, 12-12 है। तो 12 गुणी 4 कितना होगा, 12 गुणी 4 बराबर 48, ठीक है ना। वही यहां पर लिखा है, वही यहां पर लिखा है, 12 गुणी 4 48, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये हो गया 12 गुणी 4। माने हमको बस इतना देखना है कि कोई भी लक्षण दिया होगा तो उसको हम गिनेंगे। यदि 12 वर्ण उसमें आएगा तो हम उसमें ये देखेंगे कि शुरुआत जगण से हो रही है, तो वहां पर हम वंशस्थ मार देंगे, ठीक है ना। इतना हमने वंशस्थ की चर्चा कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा जो है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा है कि द्रुत विलंबित। क्या है, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। इस छंद में भी कितने वर्ण होते हैं, इस छंद में भी 12 ही वर्ण होते हैं। कितने, 12 वर्ण होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे द्रुत विलंबित का लक्षण पूछ ले तो द्रुत विलंबित का लक्षण क्या है वो आपको बताना है कि द्रुत विलंबित का लक्षण क्या है, ठीक है भैया। द्रुत विलंबित माह नभो भरो, ठीक है, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, हम लोग इसका लक्षण लिखते हैं। इसका लक्षण क्या है कि द्रुत विलंबित, द्रुत 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 विलंबित, द्रुत विलंबित माह नभौ, अर्थात इसमें नगण भगण हो गए इस क्रम से, ठीक है। नभौ भरो, नगण भगण 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 ऐसे हो, ठीक है, नभौ भरो, ये हो गया, ये इसका लक्षण हो गया, ठीक है ना। ये लक्षण आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ये लक्षण दे दिया।
अच्छा, ये जो लक्षण दिया गया है, इसी लक्षण को भी गिनिए तो देखिए इसमें भी 12 ही मिलेंगे आपको। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ठीक है, ये 12 दिया है, ठीक है, 12 इसमें भी। अच्छा 12 है तो देखते हैं कि शुरुआत किससे होती है इसकी, ठीक है। जैसे हमने देखा था वंशस्थ जगण से शुरुआत हो रहा है, तो द्रुत विलंबित किससे शुरू हो रहा है, तो द्रुत विलंबित इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये चूंकि ह्रस्व है, लघु है, तो यहाँ पर हम लोग, ये भी ता भी लघु है और भी ये भी इकार है, छोटी ई का है, तो ये भी लघु है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये तीनों क्या है, तीनों लघु हैं। अब तीनों तीनों जो लघु हैं, ये तीनों लघु किसमें पाए जाते हैं, ठीक है, तीनों लघु, ठीक है, ये तीनों लघु किसमें पाए जाते हैं, तो हमने देखा था कि तीनों लघु नगर में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए तीनों लघु लघु किसमें पाए जाते हैं, ये देखिए नगर, ठीक है, तीनों तीनों जो हैं, तीनों मात्रा उसमें लघु रहती है, ठीक है। एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि वह कौन सा गण है जिसमें तीनों की तीनों उसके जो मात्राएं हैं लघु होती है, ठीक है, तो नगर है। तो हमने देखा कि नगर, ठीक है। तो अब जब 12 वर्ण होंगे और 12 वर्ण में नगर से शुरुआत होगा, किस गण से, नगर से, ठीक है, किस गण से, तो नगर से, ठीक है। तो जब नगर से आपका शुरुआत होगा तो वहां पर कौन सा छंद होगा, द्रुत विलंबित छंद होगा, ठीक है ना। अच्छा हमने इसमें तो लगा दिया कि आप नगर पकड़ लिया ना इसमें नगर। तो ये नगर, अभी इसका उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका है कि नव पलाश पलाश वनम पूरा, ठीक है ना। चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं भैया, उदाहरण इसका, ठीक है ना। उदाहरण है इसका नव पलाश पलाश वनम पूरा, नव पलाश नव पलाश पलाश वनम पुरः, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इसमें भी शुरुआत किससे हो रही है, इसमें भी शुरुआत लघु से ही हो रही है। देखिए तीन गिनिए, तीन यहां तक। फिर इसमें भी ये देखिए द्रुत विलंबित माह नभो और फिर भगन आएगा। तो जब शुरुआत इसकी तीन से होगी, तीन से कहते तात्पर्य कि नगर से होगी। नगर कैसे, देखिए लघु लघु और लघु, ठीक है ना, ये लघु लघु हुए। और लघु लघु किसमें होते हैं, लघु लघु नगर में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नगर, ठीक है। अब इसको हम गिनते हैं कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12 वर्ण है। 12 वर्ण होने से वंशस्थ द्रुतविलंबित और भुजंग प्रयात हुए। तो अब इसकी शुरुआत नगर से हो रही है, तो जब नगर से शुरुआत होगी तब द्रुत विलंबित छंद होगा। जब 12 वर्ण के छंद की शुरुआत जगण से होगी तो वंशस्थ छंद होगा, ठीक है ना। इतना हम लोगों ने इस प्रकार से हमने जाना। द्रुत विलंबित मानभौ हरौ, द्रुत विलंबित मानभौ हरौ। श्लोक गाते हैं, ठीक है। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण शिशुपाल वधम का है। शिशुपाल के 5वें की छठे सर के किसी में से श्लोक आता है कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतात लतांतम लोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनोहरै। ठीक है, ये श्लोक इस प्रकार से आप कह सकते हैं। इतना हमने देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे अपना भुजंग प्रयात, ठीक है। भुजंग प्रयातम चतुर्थी यकार, ये इसका लक्षण है, ठीक है ना। तो हम लोग भुजंग प्रयात छंद देखते हैं। इतना आप लोगों ने जो बताया जा रहा है, यदि इसको समझ लेंगे फिर किसी प्रकार की कोई परेशानी ही नहीं होगी। तीसरा जो है, तीसरा आप भुजंग प्रयात, तीसरा क्या है, भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात छंद है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है कि भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, ठीक है। इसका लक्षण लिखते हैं, भुजंग प्रयातम, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकारई, चतुर्भिर, ठीक है। देख लीजिएगा अगर थोड़ी सी कहीं मिस्टेक होगी तो, ठीक है ना, अपने हिसाब से थोड़ा सा
लिखने में थोड़ा हो जाता है, नहीं होगी देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये इसका आप लक्षण है, ठीक है, ये लक्षण है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी गिनिए, भुजंग प्रयाग, ठीक है ना। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें 2 अक्षर है, तो भैया 2 अक्षर हैं जो संयुक्त अक्षर है। हमने यहाँ नियम पढ़ा था कि भैया जो संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर की गणना नहीं की जाती है, उसकी गणना नहीं की जाती है। जो चौथा पांचवा और अंतिम नियम है, बताया ना कि संयुक्त अक्षर की गणना नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान मत होना, ये संयुक्त अक्षर हो गया, इसमें भी संयुक्त अक्षर है, ठीक है, तो इसकी गणना नहीं होगी इस प्रकार। तो भुजंग प्रयातम चतुर्भिद यकार। अब हम लोग ये देखते हैं इसका उदाहरण क्या है, ठीक है ना। इसका हम लोग यहां से उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से हमको समझ में आएगा, ठीक है। क्या है कि महेशम, क्षमता महेशः, महेशः सुरेशः, महेशः सुरेशः परेशः, परेशः परेशः परात्मा, परेशः परात्मा, ठीक है ना। ये इतना हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये जो उदाहरण दिया गया है, अब इसमें हम देखते हैं कि भैया आप जो बता रहे हैं कि ये जो छंद दिया गया है, ये छंद, इस छंद में कौन सा अलंकार, ये जो चरण दिया गया है, श्लोक का पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, ठीक है। तो हमारे साथ आप भी गिनिए 1 2 3 4 5 6, ये रहा है 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12 आया। 12 वर्ण किसमें होते हैं, तो 12 वर्ण आपका वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात होते हैं, इतना तो पता है ना। अब 12 वर्ण है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत जब होगी, चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे लगाइए लघु, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सा में कैसे दीर्घ, सा तो अकेला है, कैसे दीर्घ होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं वापस इस अपने, ठीक है ना। और इसमें जो हमारा तीसरा नंबर का जो नियम है कि विसर्ग से युक्त जो लघु वर्ण है वो भी क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। ये नियम हमने पहले पढ़ा था, और इसी नियम के तहत हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो विसर्ग से युक्त लघु है इसको हम दीर्घ मान लेंगे, ठीक है। और ये तो दीर्घ ही है, इस प्रकार से हम लोग का ये हो गया। अब बताइए कि इसमें गण कौन सा है, ठीक है। ISS या 155 में कौन सा गण है, तो भैया इसमें है आपका यगण। कौन सा गण है, यगण है। क्या है, यगण है, ठीक है ना, यगण, ठीक है, यगण है। कैसे यगण है, अभी आप कहें गुरुजी या महोदय या जो भी आप बोलते हो, कहेंगे आप गलत बता रहे हैं, हम कैसे मान लें, इसी को ही यगण बोलते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था या माता राजभांग सलगा से यगण निकालेंगे, और या माता, जैसे देखो अब हम वो वीडियो ना दिखा करके आपको यही समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि या माता, या माता राजभान, या माता राजभान सलगा, ठीक है, इतना। अब हमको 1 2 3, ठीक है, तो या माता ये आया। अब इससे हम यगण निकाल लेंगे। अब यगण में क्या होगा, देखिए ये तीनों लिया ना, तो ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ, यहीं से मिल गया ना, वही है ना, वही मेरा नहीं मिला। तो बस ऐसे ही देखना है, ठीक है, कि यगण कैसे होता है। चलो यहाँ तो आपने समझा, और नहीं समझा तो हम यहाँ भी आपको एक बार दिखा देते हैं। कहाँ गया हमारा गण, ये जो पहला गण है यगण, पहला गण ISS, या इसको हम लोग 1 5 5 आप जैसे भी याद कर पाइए, लघु दीर्घ दीर्घ, ठीक है, लघु और दीर्घ दीर्घ या लघु गुरु गुरु ऐसे भी आप बोल लें, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारा कौन सा गण हुआ, यगण हो गया, ठीक है ना। अब जब यगण आएगा, शुरुआत में यगण रहेगा, क्या रहेगा, यगण, और 12 वर्ण होंगे, श्लोकांश में 12 वर्ण रहेंगे, शुरुआती यगण से होगी, तो वहां पर भुजंग क्या रहेगा, हाँ भुजंग प्रयात छंद रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, भुजंग प्रयात। यदि श्लोकांश में 12 ही वर्ण है और शुरुआत नगण से हो रही है, तो वहां पर द्रुत विलंबित है, और यदि 12 ही वर्ण है
शुरुआत जगड़ से हो रही है तो वहां पर वंशस्थ छंद है, ठीक है ना। इस प्रकार हमने 11 वर्ण वाले इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति को देखा। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो हम हट गए हैं, आप ले सकते हैं, बस मैंने समझाने के लिए बताया। तो हमने 11 वर्ण का छंद इंद्र वज्रा देखा, उपेंद्र वज्रा देखा, उपजाति देखा। उसके बाद हम 12 वर्ण पे आए। 12 वर्ण पे हमने वंशस्थ देखा, भुजंग प्रयात देखा और द्रुत विलंबित देखा, ठीक है। 11 और 12। अब हम लोग एक छोड़ के 13 छोड़ के 14 वाले छंद पे चलते हैं, ठीक है। 14वें छंद पे चलते हैं। हमारा 14 वाला कौन सा है? सबसे पहले 14 वाला छंद देखते हैं। 14 है वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तबुजा जगौगा। कहीं कहीं गेयम वसंत तिलका तबुजा जगौगा लिखा होता है, ठीक है ना। तो हमारा 14 वर्ण का, ठीक है, 14 वर्ण ध्यान रखिएगा। 14 वर्ण और भी किसी छंद में होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बात बता दूंगा। लेकिन जो मुख्यतया जो प्रसिद्ध छंद है वो है वसंत तिलका। क्या है? वसंत तिलका। आपका जो प्रसिद्ध छंद है वो है वसंत तिलका। वसंत तिलका ऐसे ही लिखा जाएगा, देख लीजिए आप थोड़ा सा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। वसंत, वसंत, वसंत तिलका। क्या है? वसंत तिलका छंद, ठीक है भैया। वसंत तिलका छंद क्या है? वसंत तिलका, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? तो 14 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। ये हमने यहाँ लिखा ही, ठीक है। प्रत्येक 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 2, ये 3, ये 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14, तो 14 गुणे 4 करेंगे, 14 चुके भैया रे। आप लोग देख लीजिएगा, हमारी थोड़ी गणित उतनी बढ़िया नहीं है, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो टोटल 56 वर्ण होंगे, ठीक है। कुल कुल बराबर 56 वर्ण, ठीक है। कुल 56 वर्ण होंगे इसमें। किसमें? तो वसंत तिलका जो छंद है, उस वसंत तिलका छंद में कुल 56 वर्ण होंगे, ठीक है। अब हम 56 वर्ण होंगे। अब इसका हम वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं, लक्षण लिखते हैं, ठीक है ना। इसका लक्षण क्या है? तो लक्षण बताते हैं कि उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः। कहीं कहीं गेयम वसंत तिलका तब जा जगौगः, ठीक है। गेयम वसंत तिलका, वसंत, गेयम वसंत तिलका तब जा जगौगः। तगण भगण जगण देख रहे हैं, तब जा जगौगः यहां लिखते हैं, तब जा जगौगः, ठीक है। लास्ट में गुरु रहेगा, तब जा जगौगः, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? इसका लक्षण होगा, ठीक है। किसका? तो वसंत तिलका का। स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। गेयम वसंत तिलका, ये गेयम लिखा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं आप लोग समझेंगे, गुरुजी पता नहीं क्या लिख दीजिए, ठीक है। गेयम, ठीक है। गेयम वसंत तिलका तब जा जगूंगा। अब हम लोग लक्षण देख लिए। अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे? देखेंगे पहले उदाहरण, फिर हम समझाते हैं, ठीक है। पहले उदाहरण लिख लेते हैं। यहां पर हमने उदाहरण लिखा, ठीक है। उदाहरण में क्या लिखते हैं कि रात्रि ही गमिष्यति, ये सभी को पता होगा श्लोक। रात्रि ही गमिष्यति, गमिष्यति, रात्रि ही गमिष्यति, भविष्यत् सुप्रभातम। रात्रि ही गमिष्यति, भविष्यत् सुप्रभातम, सुप्रभातम। रात्रि गमिष्यति भविष्यत् सुप्रभातम, ठीक है भैया। अब हम देखते हैं कि ये जो उदाहरण दिया है, ये उदाहरण, इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है, कौन सा छंद है। आइए सबसे पहले हम लोग जो है वर्ण गिनते हैं। क्या गिनते हैं? वर्ण को गिनते हैं। वर्ण क्या? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 हलंत है वो आधा अक्षर है, उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो 14 वर्ण आया भैया। एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लेगा तो लगभग प्रसिद्ध 14 वर्ण का प्रसिद्ध जो छंद है वो केवल और केवल आपका वसंत तिल का है। 14 वर्ण का 14 वर्ण गिन करके वसंत तिल का मार के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है ना, बस इतना है कि 14 वर्ण हो और उसमें वसंत तिलका यदि ऑप्शन में हो 14 वर्ण है तो वसंत तिलका मार के आगे बढ़ जाइएगा। वसंत तिलका का लक्षण आप सभी देख ही रहे हैं। ठीक है, ये इसका आपका लक्षण है। ठीक है ना, चलिए जहां 14 वर्ण होगा, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, जहां 14 वर्ण होगा, जहां 14 वर्ण होगा वहां ये क्या नाम, वहां पर ये वसंत तिल का छंद होगा। ठीक है, जहां 14 वर्ण होगा वहां पर वसंत तिल का छंद होगा। 14 वर्ण, आगे बढ़े, इतना समझ आया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। 14 15 नंबर जो है, 15 नंबर, 15 से तात्पर्य कि 15 वर्ण। 14 वर्ण हमने देखा, अब 15 वर्ण किसमें होता है। ठीक है भैया, 15 वर्ण एकमात्र छंद है मालिनी। क्या है, मालिनी छंद है। ठीक है, मालिनी छंद, इस मालिनी छंद में भैया 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, गिन के ननमय यजुतेयम मालिनी भोगलोकई। ठीक है, ये इसका लक्षण है, इसको गिन करके आप लोग मानिएगा, चटपट मानिएगा। लक्षण यहाँ पे बता दे रहे हैं, लक्षण। ठीक है, ननमय यजुतेयम, ननमय या युतेयम मालिनी भोगलोकई, मालिनी भोग लोकई। ठीक है ना, अभी इसको हम लोग देखते हैं। 15 वर्ण हो गया। ठीक है ना, इस 15 वर्ण में ननमय यजुतेयम मालिनी भोग लोकई। खैर कोई बात नहीं, मालिनी का लक्षण है। देखिए ननमय, ननमय यजुतेयम, न न माने नगण, नगण मगण। ठीक है, ननमय मय युतेयम, ननमय युतेयम। ठीक है ना, ननमय युतेयम यज्ञ। ठीक है, मालिनी, मालिनी भोग लोकई, मालिनी भोग, ननमय युतेयम मालिनी भोग लोकई। ये इसका भैया लक्षण है। ठीक है ना, ये इसका लक्षण है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजीवन कृशान ज्ञानिनामाग्रण्यं सकल गुण निधानं वानराणां रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। खैर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना भैया, 15। और जब जहां पर 15 हो, 15 वर्ण हो, वहां पर क्या मारेंगे, 15 वर्ण में, 15 वर्ण में हम मारेंगे, 15 वर्ण में क्या मारेंगे, मालिनी छंद। ठीक है, हम गिनेंगे, कोई श्लोक की पंक्ति दी होगी, उस श्लोक की पंक्ति में 15 वर्ण होंगे, तो 15 वर्ण गिन करके मालिनी मार दीजिएगा। ठीक है ना, एकदम आंख बंद करके मालिनी मारिएगा 15 वर्ण पे। ऑप्शन में आपके मालिनी दिया ही रहेगा, निश्चित है 15 वर्ण का मालिनी छंद। ठीक है ना, तो इसका उदाहरण हम लोग देख ही रहे थे, वही हमने बताया। क्या बताया उदाहरण, अतुलित बलधाम बताया ना, अतुलित बलधाम उदाहरण में, अतुलित, अतुलित तो बलधामम, अतुलित बल, बलधामम हेम शैलावदेहम। क्या है, हेम हेम शैलाभ
देहम, हेम शैलाभ, हेम शैलाभम देहम, हेम शैलाभ देहम। ठीक है, चलिए ये आपका उदाहरण है भैया, ठीक है ना। अब इस उदाहरण में गिनिए, क्या गिनेंगे, इसमें कितने वर्ण हैं। ठीक है, आइए गिनते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, 15 वर्ण हो गए। 15 वर्ण गिन के आंख मूंद के मारिएगा किस पर, मालिनी छंद पर। ठीक है, आंख मूंद के मारिए कि 15 वर्ण है, मालिनी ही है। मालिनी का लक्षण यहाँ हमने देखा कि नरमय युतेय मालिनी भोगलोकई। ठीक है, इतना हमने देखा। उदाहरण अग्नित वल्लधाम हम शैलावदे, हम रोज हनुमान जी का आप लोग प्रार्थना करते होंगे। ये श्लोक तो रोज पढ़ते होंगे, लेकिन हो सकता है छंद न जान पाए हो। आज छंद जान लीजिए कि अतुलित बलधाम हम शैलावदे कौन सा छंद है भैया, मालिनी छंद है। आप अभिज्ञा शाकुंतलम पढ़े होंगे। अभिज्ञा शाकुंतलम के प्रथम अंक में सरसिज मनोविद्धम, ठीक है, शैवलेनापि रम्यम ननमययुतेयं मालिनी भोगलोकै सरसिजमनुपेद्धम क्षमता मालिनी आ जाता है। ठीक है, सरसिजमनुपेद्धम शैवलेनापि रम्यम। ठीक है ना, इसी पे ये चलेगा। ठीक है, तो गिन करके 15 वर्ण मारिएगा। क्या गिन करके 1 2 3 4 15 वर्ण है मालिनी। गिन करके 1 2 3 4 14 वर्ण है तो वसंत तिल का। ठीक है ना, 11 में 3 है, 12 में 3 है, 14 में एक मात्र है वसंत तिल का, उसको मार दीजिएगा। 15 में एक ही छंद है मालिनी, उसको मार दीजिएगा। अब हम लोग 16 छोड़ के एक चरण आगे बढ़ते 17, 17 में 2 आते हैं। कौन कौन आता है अभी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो अब 17 वर्ण, 17 वर्ण, ठीक है ना विद्यार्थियों, 17 वर्ण। अब इस 17 वर्ण में कौन कौन आता है, तो पहले आपका आता है मंदाक्रांता और दूसरा आता है, इधर लिख देते हैं, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद। ठीक है, मंदाक्रांता छंद। और आपका दूसरा क्या आता है, शिखरणी। ठीक है, शिखरिणी, शिखरणी छंद। ठीक है, कश्चित कांता इसका हो गया, इसका दूसरा हो गया। ठीक है, ये तो छंद आपके हो गए। अब इन दोनों छंदों में सबसे पहले हम देखते हैं 17 वर्ण मंदाक्रांता में होगा और शिखरणी में होगा। क्या क्या होगा, तो मंदाक्रांता में 17 वर्ण होगा और शिखरणी में 17 वर्ण होगा। ठीक है, इसका हम लोग ये देखते हैं, जब गुरु होगा तो मंदाक्रांता होगा और जब लघु होगा तो आपका शिखरणी होगा। बस सिंपल सा इतना जानिए। ठीक है, मंदाक्रांता क्या कि मंदाक्रांता मुझे रसन गई से करके है, मोघनो तो गयुग्मम। शिखरणी क्या है, रसई रुद्र छिन्नाय प्रसवलागा शिखरणी। ठीक है ना, इस प्रकार से है, रसई रुद्र छिन्ना यमन सफलागा शिखरणी। शिखरणी का लक्षण है। ठीक है, खैर लक्षण भी आप लोग देख लीजिएगा, विलक्षण बताए दे रहा हूं, लेकिन ध्यान इतना देना है कि कोई भी छंद का कोई भी श्लोक का चरण दिया होगा और उसको हम गिनेंगे। यदि 17 वर्ण आता है, 17 वर्ण, ठीक है, क्या 17 वर्ण, तो 17 वर्ण में 2 छंद है, मंदाक्रांता और शिखरणी। फिर हम देखेंगे कि उस 17 वर्ण में शुरुआत दीर्घ से हो रहा है तो आपका मंदाक्रांता छंद है, और यदि शुरुआत आपका लघु से हो रहा है तो आपका शिखरणी छंद है। क्या है भैया, शिखरणी छंद है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा, पकड़ लीजिए, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं इसका लक्षण क्या है। ठीक है ना, नहीं आप लोग कहेंगे गुरुजी लक्षण नहीं बता रहे। मंदाक्रांता, आप पहले मंदाक्रांता देखें। ठीक है ना, क्या लिखे मंदाक्रांता, नहीं लिख देते हैं मंदाक्रांता। ठीक है, इसका लक्षण क्या है मंदाक्रांता का। ठीक है, मंदाक्रांता मंदाक्रांता मंदा मंदाक्रांता बुधि बुधि
रसन गई, रसन रसन गई। मऊ भनौ, मऊ भनौ तऊ ग युग्मम। ठीक है, क्या होगा? मऊ भनौ तऊ ग युग्मम, तऊ ग युग्मम। ये इसका लक्षण है भैया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये जो लक्षण है इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं। वो समझने वाली बात क्या है ये हम ये देख लेते हैं कि मंदा मंदा क्रांता बुधिर रसनगई मऊ भनौ तऊ ग युग्मम। ठीक है, इसमें क्रम से क्या रहेगा? इसमें मगण भगण, ठीक है, क्या रहेगा? मगण भगण, मगण भगण, क्या रहेगा? मगण भगण, फिर नगण और फिर तगण। कैसे रहेगा? सबने लिखा है। ठीक है, नगण तगण और फिर लास्ट में क्या रहेगा? दो गुरु। तगण के बाद दो, अंतिम में दो गुरु रहेगा। कैसे? देखिए लिखा है कि मंदा क्रांता बुधिर रसन गई मऊ। ठीक है, मऊ घनौ तौ ग युग्मम, माने इस ये जो गा है इस गा का युग्मम माने जोड़ा, माने दो गुरु लास्ट में रहेगा। ठीक है, गा युग्मम, तो गा माने गुरु, गुरु का युग्म हो माने जोड़ा हो, तो लास्ट में दो गुरु आया। ठीक है, अब इधर से मगण हो गया। ठीक है, मगण एक नहीं है, मऊ है माने दो है, तो मगण और फिर उसके बाद भगण, फिर नगण। क्षम्यताम, ये मगण हो गया, एक ही मगण रहेगा यहाँ पर, एक मगण, ये माँ है। ठीक है, ध्यान से, ये मागण, ठीक है, और ये भगण है। इसको भी आपको समझिए, भ ग भगण, ठीक है ना, मगण भगण। ठीक, ये रहेगा। तो क्रम से मगण भगण नगण तगण और दो गुरु रहेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंदाक्रांता छंद में हम रुकते हैं जहां पर। ठीक है, ये हम एक पॉइंट आपको बताना भूल गए थे कि जैसे हम छंद कह रहे हैं, मतलब गा रहे हैं, तो इसमें एक आपको आता है यति। ठीक है, यति, यति या विराम। ठीक है, तो श्लोकों को गाते समय हम जहां पर रुकते हैं, ठीक है, जिस स्थान पे थोड़ा सा विराम लेकर फिर आगे बढ़ते हैं, उसी स्थल को, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? यति कहेंगे। ठीक है, यति, क्या कहेंगे? यति कहेंगे। ठीक है, तो अब मंदाक्रांता में जो छंद का लक्षण है मंदाक्रांता छंद, इसमें हम कहां कहां यति लेंगे? तो देखिए श्लोक में आपको दिख रहा है कि मंदाक्रांता अंबुधि। अंबुधि मतलब क्या होता है? अंबुधि मतलब क्या होता है? अंबुधि मतलब होता है भैया सागर। क्या होता है? अंबुधि मतलब सागर होता है। और सागर है कितने? तो सागर चार सागर है। कितने सागर हैं? चार सागर हैं। यहाँ पर चार सागर है। ठीक है ना, चार सागर है। तो पहले यहां लिख दीजिए चार। ठीक है, फिर अंबुधिर, फिर रसई। रस कितने हैं भैया? रस, रस कितने हैं? तो रस कितने हैं? 6। रस कितने हैं? तो फिर यहाँ पर 6 लिख दीजिए। क्यों? तर्क भाषा, तर्क संग्रह में आपने षड्रस पढ़े होंगे। ठीक है, षड्रस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंबुधि लिखा है। अंबुधि, अंबुधि मतलब, अंबुधि मतलब सागर। फिर यहाँ पर देखिए रस लिखा है, रस, तो षड्रस है। अब ये लिखा है नग। नग मतलब पर्वत होता है। नग, नग मतलब, नग मतलब पर्वत। क्या होता है? नग मतलब पर्वत होता है। पर्वत कितने हैं? तो 7 पर्वत हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण या मुख्य 7 पर्वत हैं। कितने? 7 पर्वत हैं। तो 4 6 और यहाँ पर लिख दीजिए 7। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? यति। 4 6 7 को हम क्या बोलेंगे? यति बोलेंगे। जैसे मंदाक्रांता बुधिर रसनगई मऊ भनौ गौत युग्मम। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ लक्षण पूछ ले तो ये लक्षण बता दीजिएगा, कुछ उदाहरण देगा। अभी उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण क्या होगा इसका। ठीक है, उदाहरण बता रहे हैं। तो 17 वर्ण होंगे। 17 वर्ण की शुरुआत यदि दीर्घ से होगी तो मंदाक्रांता है, और लघु से होगी तो वहां पर आपका शिखरणी छंद है। ठीक है, अब मंदाक्रांता की चर्चा कर रहे थे, मंदाक्रांता का एक लक्षण हो गया। अब ये लक्षण एग्जाम में दे करके आपसे ये पूछ ले कि मंदाक्रांता अंबुधि में अंबुधि का मतलब क्या है? तो अंबुधि का मतलब सागर होता है। क्या होता है? सागर।
और सागर है कितने, 4 सागर हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख लिया पहला। फिर रस, यहाँ पर रस से तात्पर्य तो 6 रस होते हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं। और नग, नग से तात्पर्य पर्वत, तो यहाँ पर 7 पर्वत है, इसलिए 7 लिख लिया। अब कह रहा है कि जब मंदाक्रांता छंद हम गाएंगे या श्लोक हम बोलेंगे तो उसमें हम यति किन किन स्थान पर लेंगे, तो इस अंबुधि, रस और नग से ही यहाँ पर तात्पर्य है। इस अंबुधि, रस और नग का तात्पर्य है कि अंबुधि 4 है, तो गाते समय गाने के बाद 4 वर्ण पर रुकेंगे। फिर रस कितने हैं, 6, तो 6 वर्ण पर रुकेंगे। फिर नग कितने हैं, 7, पर्वत 7 और 7वें वर्ण पर रुकेंगे। अर्थात मंदाक्रांता छंद को गाते समय हम 4 वर्ण पे, 6 वर्ण पे और 7 वर्ण पे यति करेंगे, माने हल्का सा रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यही इसका भाव है, ठीक है ना। तो इतना हमने देखा। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे, या मंदाक्रांता का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो मंदाक्रांता के लगभग आप सभी लोग उदाहरण जानते हैं कि भैया आप मेघदूतम पढ़े ही होंगे। मेघदूत का पूरा भाग, मेघदूत का पूरा भाग मंदाक्रांता छंद में ही क्या है, निबद्ध है, ठीक है। मंदाक्रांता छंद में कालिदास की बहुत महत्वपूर्ण रचना है मेघदूतम, ठीक है। मेघदूतम 2 भाग, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और पूरा मंदाक्रांता, मेघदूत पूरा संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता पहला लक्षण उदाहरण है उसका, क्या है, कश्चित् कांता विरहपूर्णा स्वाधिका प्रमत्ता शापेना संगमित महिमा वर्षभोगेन भर्तुः यक्षस्य प्रेजनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धछायातरसुवसतिं रामकीयाश्रमेषु। ठीक, इस प्रकार से मंदाक्रांता का ये श्लोक चलेगा, ठीक है। एक इसका उदाहरण है कि शांताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार से मंदाक्रांता छंद चलेगा, ठीक है। अब मंदाक्रांता इसको इतना देख लिए, इसको मिटा दें तो उदाहरण लिख देते हैं मंदाक्रांता का, ठीक है। लिख दें मंदाक्रांता का लक्षण, या यहीं पे देख लीजिए, ये देखिए, ये जो यहीं पे हम वो लगाते हैं ना, ये मंदाक्रांता लिखा है। अब देखिए संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर से पूर्व का जो वर्ण होगा, यदि वो लघु भी है तो उसको गुरु माना जाएगा। ये कहाँ कह रहा है, ये नियम कह रहा है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बात में आपको कहो कि तुम लोग भैया बात में करिए और गुरु जैसे, ठीक है। तो देखिए संयुक्त अक्षर से पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है, ठीक है ना। तो वही इसमें बता रहा है। ये उदाहरण जो है, ये उदाहरण जो है वसंत लिखा, अरे महाराज, हाँ वसंत लिखा, क्षम्यता, मंदाक्रांता, ठीक है। तो ये देखो ना और दा, ये दो संयुक्त अक्षर से पूर्व जो माँ है, ये माँ, इस माँ की क्या होगी, इस माँ की, ये है तो लघु लेकिन ये हो जाएगा दीर्घ, ठीक है ना, ऐसे। चलिए अभी उदाहरण देते हैं आपको, ठीक है ना। इसको मिटा दें या उदाहरण इधर आगे दे देते हैं, क्या नहीं कहोगे कि सब गड़बड़ कर रहे हैं। उदाहरण क्या है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, शांताकारं भुजगशयनं अर्थात सर्प की शैया पे रहते हैं। कौन है, भगवान नारायण। भुजगशयनं पद्मनाभं, पद्मनाभं सुरेशम, यहां लिख देते हैं सुरेशम, पद्मनाभम सुरेशम,
ठीक है। अब देखिए इसमें जो लिखा है शांताकारं भुजगशयनम, ये शुरुआत किससे हो रही है? दीर्घ से हो रही है, अर्थात गुरु वर्ण से हो रही है। ठीक है। जब हमने यही कहा कि इसको गिनिए वर्ण को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। इसको नहीं लिया हलंत है, इसको नहीं लिया हलंत है, आधे आधे अक्षर इसको नहीं लिया, टोटल 17 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हुए? 17 वर्ण। और 17 वर्ण जब शुरुआत है तो शुरुआत गुरु से हो रहा है। किससे? गुरु से हो रहा है, ठीक है ना। और जब गुरु से शुरुआत हो तो वहां कौन सा छंद होगा भैया? वहां छंद होगा मंदाक्रांता। वहां छंद कौन सा होगा? मंदाक्रांता छंद वहां पर होगा, ठीक है ना। इतना आपने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वाले में, ठीक है ना। मंदाक्रांता छंद देखा, अब हम शिखरणी छंद देखते हैं। क्या देखते हैं? शिखरणी को। मंदाक्रांता, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ये लक्षणों को भी याद कर लीजिएगा। कोई बहुत वो नहीं है कि लक्षण ना याद करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लक्षण भी पूछ लेता है, ठीक है ना भैया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं मंदाक्रांता, क्षम्यतां मंदाक्रांता नहीं लिखेंगे। अब यहाँ दूसरा जो है वो शिखरणी है। क्या है? सीताराम। शिखरणी छंद भैया, शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद को गिनिए और गिनने के बाद जब 17 वर्ण आए और शुरुआत लघु से हो, ठीक है, लघु से हो शुरुआत। किससे हो? लघु से। किससे हो शुरुआत? ये लघु से हो, ठीक है। इससे शुरुआत हो, लघु से हो, तो वहां पर आपका शिखरणी छंद होगा। शिखरणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला का शिखरणी, ठीक है। क्या है? रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबला का शिखरणी। रसई, रसई रुद्रई, ठीक है। रसई रुद्रई छिन्ना, रसई रुद्रई छिन्ना यमन, यमन रसई रुद्रई छिन्ना, यहाँ पर यमन, यमन सबला, यमन सबलागा, यमन सबला, यमन सबलागा शिखरणी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यमन सबलागा शिखरणी, ठीक है। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागा शिखरणी, ठीक है। इसी, यदि आपको ये ध्यान दीजिएगा, यदि एग्जाम में आपको कह दे कि शिखरणी जो छंद है उस छंद का, ऐसा कहेगा नहीं, लेकिन किसी एग्जाम में कि शिखरणी छंद का आप कोई श्लोक लिखिए, यदि आपको श्लोक नहीं याद है तो ये जो इसका जो लक्षण है, ये लक्षण याद है तो इसी लक्षण को ही 4 बार लिख दीजिएगा, 4 चरण में, ठीक है। 4 बार, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, इसी लक्षण में आपको 4 बार, ठीक है। बस हो गया आपका शिखरणी छंद का श्लोक, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको देखते हैं। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो कहा कि रसई रुद्रई छिन्ना, रस कितने हैं? तो अभी हमने देखा था कि 6 रस हैं। कितने हैं? 6 रस हैं। और रुद्र कितने हैं? रस हमने देखा था ना यहाँ पर, रस अभी उसमें रस कितने हैं? तो 6 रस हैं। और इस रस से तात्पर्य वही रस। और रुद्र, रुद्र कितने हैं? तो 11 रुद्र है, माने 11 रुद्र है। रुद्र कितने हैं? रुद्र कितने हैं? 11, ठीक है। तो यहाँ पर रुद्र से तात्पर्य 11, रस माने 6, रुद्र माने 11। और छिन्ना मतलब होता है वहीं पर विराम लेना, रुकना, मतलब 6 और 11 पर, 6 पर और 11 पर यति, ठीक है। यति इस शिखरणी छंद में 6ठे अक्षर पर और 11वें अक्षर पर यति होगी, ठीक है। ये इस रसई रुद्रई छिन्ना से ये बताना चाह रहे हैं, यमन सबलागा शिखरणी, ठीक है। इसमें क्रम से क्या होगा? तो कह रहे हैं यगण मगण नगण होगा, ठीक है। यगण मगण नगण सगण फगण, ठीक है। और लघु और गुरु होगा लास्ट में। क्या होगा? लघु और गुरु होगा, फगण के बाद लघु और गुरु होगा, ये बता रहा है, ठीक है। इसमें क्रम से यगण होगा, मगण होगा, नगण होगा, सगण होगा, फगण होगा
अंत में एक लघु होगा और एक गुरु होगा। ठीक है, यमन सफलागा शिखरणी, ये बता रहा है शिखरणी छंद। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं भैया कि यदा किंचिद्यो हम द्वीप इव मदान्तो व्यपगतः रघुवंशम। ठीक है ना, इतना आप क्षम्यताम रघुवंशम का नहीं है ये हमको रघुवंशम लग गया। कालिदास ने भी ऐसे कहा कि पूर्व स्मृति। ठीक है, ये कालिदास नील शतक का है, भर्तृहरि जी ने लिखा है नील शतकम में। ठीक है ना, ये हम लोगों ने देखा। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। मंदाक्रांता ही, कोई बात नहीं, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, उदाहरण इसका तो शिखरणी का, शिखरणी का उदाहरण है। ठीक है ना, उदाहरण में हम शिखरणी का क्या देखेंगे। सीताराम, थके तो नहीं ना आप लोग, थोड़ा सा बस साथ चलिए, हो जाएगा। ठीक है, नहीं मुखे ते तांबूलम, मुखे ते तांबूलम नयन युगले कजल कला। ठीक है, नयन युगले, नयन युगले, नयन युगले कज्जल कला। ठीक है ना, गिनिए, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 वर्ण हुए। ठीक है, किसमें, इसमें 17 वर्ण। ठीक है, 17 वर्ण में 2 आते हैं, शिखरणी और मंदाक्रांता। तो अब शिखरणी जो है और मंदाक्रांता, शिखरणी की शुरुआत किससे होगी, तो जब इसकी शुरुआत लघु से होगी, किससे, लघु से होगी। ठीक है ना, लघु से, तो वहां पर क्या होगा, शिखरणी छंद होगा। ठीक है, जब बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा। ठीक है, इसकी शुरुआत किससे होगी, लघु से होगी। जब लघु से शुरुआत होगी तो वहां पर क्या होगा भैया, शिखरणी छंद होगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब शुरुआत लघु से हो, ठीक है, कि ह्रस्व है, दीर्घ है नहीं, शुरू लघु से हो रहा है, तो वहां पर शिखरणी छंद हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया शिखरणी छंद का लक्षण। ठीक है, अब हम लोग, एक बचा है शार्दूल। क्या बचा है, शार्दूल विपीड़ित, एक छंद है शार्दूल विपीड़ित। यहाँ पे ये 19 वर्ण का होता है शार्दूल। ठीक है ना, 17 हमने देखा, 17 वर्ण हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, 17 वर्ण हमने देखा, 18 छोड़ के एक आगे बढ़िए, 19, 19 वर्ण का है शार्दूल। क्या है, शार्दूल विपीड़ित। शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगी भैया तो देख लीजिएगा, शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है ना, चलिए, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको गिनना है, गिन करके आपको मारना है। क्या मारना है, शार्दूल, शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, शार्दूल से लिखा है, चलिए कोई चर्चा नहीं। इसका वो है लक्षण, यहाँ पे हम लक्षण लिख के दे रहे हैं। ठीक है ना, लक्षण भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इससे लिखते हैं लक्षण, ये दिखेगा। लक्षण क्या है कि सूर्यास्वई, सूर्यास्वई, स्वैर यदिमा, सूर्यास्वई, सूर्यास्वई यदि महा, यदि महा सजौ, सजौ सततगः, सततगः, सततगः शार्दूल विक्रीडितम्, शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडितम्। ठीक है ना विद्यार्थियों, ये ध्यान देना। ठीक है, शार्दूल विक्रीडित का लक्षण है।
सूर्यास्वै यदिमा सजौ सततगः शार्दूलवे क्रीडितम। ठीक है, 19 वर्ण का एकमात्र छंद है शार्दूल क्रीडित छंद। एग्जाम में अगर कोई दे दिया श्लोक पहचानिए तो गिनिएगा वर्ण, और 19 वर्ण यदि मिलता है तो उसको शार्दूल विकीर्णित छंद मार दीजिएगा। ठीक है, क्या मारिएगा? शार्दूल विकीर्णित छंद। अब आपको ध्यान देने बात यह है कि यह जो छंद है कौन सा? शार्दूल विकीर्णित छंद। ठीक है, इसमें जो सूर्य पद आया, कौन सा पद? ये सूर्य पद। तो द्वादश आदित्य की चर्चा होती है हमारे शास्त्र में। कितने? द्वादश आदित्य। आदित्य सूर्य लिख लो भैया, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि आदित्य माने सूर्य। तो 12 सूर्य हो गए। अश्व कितने हैं? अश्व, भगवान के कितने अश्व हैं? उसमें जो सूर्य के 7, सूर्य के घोड़े में कितने हैं? सूर्य तो हो गए, सूर्य 11 हैं, और इस सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं? अश्व। अश्व कितने हैं? तो 7 अश्व हैं। अश्व माने घोड़ा, 7 घोड़ा है भैया। कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। ठीक है, तो सूर्यास्वई यदि वहां सजौ सततगः, कहने का भाव यह है कि एग्जाम में दे दें कि सूर्यास्वई यदि वहां सजौ सततगः शार्दूल विकीर्णितम में सूर्य से क्या तात्पर्य है? ठीक है, सूर्य से क्या तात्पर्य है? तो सूर्य से तात्पर्य है कि सूर्य कितने हैं? तो आपको बताना है कि सूर्य 12 है। ठीक है, 12 अक्षर पे यति होगी, और उसके बाद कितने भी होगी? अश्व, तो 7। ठीक है, 7 और 12 पे यति होगी, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, बस यही इसमें बता रहा है। ठीक है, 12 से सूर्य लीजिए, 7 से अश्व ले लीजिए, 12 और 7 अक्षर पे यति होगी। ठीक है, और इसमें क्रम से क्या क्या रहेगा तो बता रहे हैं। इसमें क्रम से वहां भैया मगण सगण, देखिए मगण सगण जगण सकण तगण तगण गुरु। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। क्या क्या रहेगा? पहले क्रम से मगण रहेगा, फिर आपका सगण रहेगा, फिर आपका जगण रहेगा, फिर आपका सगण रहेगा, फिर तगण रहेगा, तगण रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा? गुरु रहेगा, एक गुरु रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से शार्दूल विकीर्णितम छंद है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण देख लेते हैं। शार्दूल विकीर्णित छंद, अगर आपको लक्षण नहीं भी याद है, केवल ये 19 वर्ण वाला ये याद है, तो गिन करके 19 वर्ण पे मारिएगा और वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रे रे चातक सावधान साक्षण सूयताम, क्या है उदाहरण इसका? रे रे चातक, रे रे चातक, रे रे चातक सावधान मनसा, मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, मित्र क्षणम श्रूयताम, श्रूयताम। ठीक है, ये श्लोक आपको पता ही होगा। ठीक है, कहां से है? तो निषदगम में भी प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण है, गिनिए पहले हमारे साथ, पहले गिन लीजिए, नहीं तो कहेंगे गुरुजी झूठे बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। इसको नहीं लिए क्योंकि हलंत लगा है आधा अक्षर, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो 19 वर्ण है, 19 अक्षर गिने और 19 अक्षर मार दिए किस पर? कि भैया ये शार्दूल विकीर्णित छंद है। ठीक है, शार्दूल विकीर्णित छंद पे 19 पे मार दिया। ठीक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षरम श्रूयताम, अम्भोदः बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशे, नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिराद्रत्यवस्था केचित् गर्जन्ति तथा, ऐसे करके श्लोक है। ठीक है ना, तो श्लोक सभी को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। बस कहने का भाव ये, हमारे बताने का तात्पर्य यह है भैया कि 19 वर्ण का कोई छंद होगा तो वह केवल और केवल शार्दूल विकीर्णित छंद होगा। उस पर शार्दूल विकीर्णित छंद पर 19 वर्ण गिन करके मार दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना समझने वाली बात है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करें। विद्वान होना है तो आप बाद में विद्वान होते रहिएगा। ठीक है, चलिए हमने 19 वर्ण देख लिया। अब 19 वर्ण के बाद हमको कहाँ चलना है भैया? हमको फिर चलना है, हम देखते हैं कि अनुष्टुप इत्यादि भी थोड़ा सा बच गए हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये 19 वर्ण हो गया। 20 छोड़िए, 21 वर्ण किसमें होते हैं? 21 वर्ण। ठीक है, 21 वर्ण का एक छंद है श्रगधरा। क्या है? श्रगधरा।
स्रगधरा छंद है, स्रगधरा है, ठीक है ना। 19 वर्ण का एक छंद है स्रगधरा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्षम्यता 19 नहीं है भैया, 21 है, 19 है भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। 21 वर्ण का स्रगधरा है, ठीक है। या चहोत्री ये दो कालम विधता अभिज्ञासा को मंगलाचरण है, स्रग का छंद में जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा कि 21 वर्ण पूछेगा, स्रगधरा को मार के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। 21 वर्ण हो गया। अब भैया क्या पढ़ना है, थोड़ा सा एक अनुष्टुप बच गया था। क्या बच गया था इसमें? अनुष्टुप छंद। इसको देख लीजिए, नहीं कहेंगे लास्ट में अनुष्टुप, अनुष्टुप बता के यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है ना। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, ठीक है ना। अनुष्टुप छंद, इस अनुष्टुप छंद को हम कहीं कहीं श्लोक भी पाते हैं। क्या पाते हैं? श्लोक, ठीक है। कहीं कहीं से श्लोक भी कहा जाता है, ठीक है। इस अनुष्टुप छंद को कहीं कहीं श्लोक भी कहा जाता है। इसका उदाहरण, इसका लक्षण क्या है कि श्लोके षष्ठम गुरुंगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमम दीर्घम अन्ययोः, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 8 8 होते हैं, 8 गुणे 4 कितना होता है? 8 चौक 32, ठीक है ना। इसके प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं होती हैं और 8 वर्ण होते हैं, क्षम्यताम, ठीक है। और 8 गुणे 4 के लिए 32, ठीक है। तो भैया टोटल अनुष्टुप में कितने वर्ण होते हैं? तो 32 वर्ण होते हैं, ठीक है। अनुष्टुप में 32 वर्ण होते हैं, ठीक है। अनुष्टुप का लक्षण है कि श्लोके षष्ठम गुरुंगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमम दीर्घम अन्ययोः, ठीक है। अनुष्टुप का शैले उदाहरण है कि शैले शैले नामारिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, इस प्रकार कई सारा अनुष्टुप के छंद मिलते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, पढ़िएगा, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा हमारे साथ या किसी के भी साथ में। बस हम ये चाहते हैं जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र देख रहे हैं क्लास को, वे अपनी मन चाहे विश्वविद्यालय में दाखिला पा ले भैया, अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है और यदि एक बार समय चला जाएगा तो दोबारा समय लौट के नहीं आएगा, ठीक है भैया। तो बस ये आप ध्यान दीजिएगा कि दोबारा समय नहीं आने वाला है, इसलिए समय को हम अत्यधिक व्यतीत न करें, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग अपनी तैयारी करते रहें। आज जो संपूर्ण छंद की क्लास हुई है, एक पहला पार्ट आपका पहले भाग है और दूसरा भाग ये है, ठीक है। इस दोनों भागों को आप देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि छंद का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः।